Hello, dear champions. Welcome to Legal Edge. My name is Tapesh Saxena, and today we are going to discuss one very important aspect of the CLAT 2026 exam. Yes, the name of the section is Quantitative Techniques QT, and I am very sure कि आप लोगों को ये पता है कि QT section is going to play a very important role in your success. तो आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि QT section जो है उसका जो सिलेबस है वो कैसा होगा, उसका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सेट द एजेंडा ऑफ द सेशन। तो अगर हम देखेंगे तो एजेंडा क्या होने वाला है सेशन का, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्लैट 2026 का मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। उसके बाद उस पैटर्न में क्यूटी सेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या होगी, एंड देन वी विल सी द सिलेबस ऑफ क्यूटी सेक्शन, एंड एट द सेम टाइम हम स्टडी प्लान को भी डिस्कस करेंगे, एंड वी विल ऑल्सो सी कि हम इस सेक्शन में एकदम बढ़िया स्कोर कैसे बना सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द एग्जाम। तो एज पर द पैटर्न ऑफ द क्लैट यूजी एग्जाम फॉर 2025 जो दिसंबर 2025 में हुआ था, उसका जो फॉर्मेट है इट इज बीइंग एक्सपेक्टेड कि सेम टू सेम ऐसा ही फॉर्मेट हमें क्लैट 2026 में भी देखने को मिलेगा। एज सच अभी तक कोई नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, तो वी कैन नॉट से एनीथिंग विद 100% श्योरिटी, बट ये पैटर्न था क्लैट 2025 का, तो ऑलमोस्ट ऐसा ही पैटर्न रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले हैं 120। हमको टाइम जो मिलेगा सॉल्व करने के लिए पेपर को वो मिलेगा 2 आवर्स। इन 120 क्वेश्चंस में फॉर एवरी राइट आंसर यू विल गेट 1 मार्क, for every wrong answer 0.25 marks will be deducted from your total score, एंड यस अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें तो एकदम एग्जैक्टली तो कंसोर्टियम ने हमें कभी भी कुछ भी डिक्लेयर करके नहीं बताया है, बट अप्रोक्सीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का वेटेज रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली 20% होगा। देन current affairs including general knowledge will play like will have 25% weightage in the paper. 25% will go to legal reasoning, and 20% will go to logical reasoning, and 10% will go to quantitative techniques, right? But over the years it has been observed, right, last कई ईयर्स का अगर आप एनालिसिस करेंगे, टॉपर से मिलेंगे, रैंक होल्डर से, टॉप रैंकर से मिलेंगे, तो आपको ये बात पता चलेगी कि ये जो ऊपर का आपको 4 सेक्शंस दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होता है। तो डेफिनेटली बच्चे इसमें बहुत इजीली कोप अप कर लेते हैं, बट फाइनली जो टॉप 1000 या टॉप 1500 स्टूडेंट्स होते हैं उनकी रैंक में जो थोड़ा बहुत डिफरेंस हमें दिखता है उसका मेजर उस पे मेजर इफेक्ट किस चीज का होता है, क्यूटी का। बिकॉज ऑल द अदर 4 एरियाज दे हैव लाइक इक्वली दे हैव कंप्लीटेड इट इक्वली, उनका परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट इक्वल होता है। फाइनली जो टॉप रैंक होल्डर्स होते हैं वो हमें बताते हैं कि क्यूटी में उनका स्कोर बहुत अच्छा था, एंड दैट इज द मेन रीजन कि उनकी जो रैंक है वो एकदम से ऊपर चली जाती है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो क्लैट की या एलेट की या लॉ एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनको इसी सेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो अगर हम इसी सेक्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो डेफिनेटली हमारी एक अच्छी रैंक जो होगी वो इंश्योर हो जाएगी। ओके, तो करना कैसे है, तो उसके लिए सबसे पहले सिलेबस समझ लेते हैं। जो कंसोर्टियम ने हमें सिलेबस बताया है बहुत ब्रीफ में बताया है, ज्यादा उन्होंने कुछ बोला नहीं है। उन्होंने कहा है द क्वांटिटेटिव टेक्निक सेक्शन ऑफ द यूजी क्लैट 2025 will include short sets of facts or propositions or other textual representations of numerical information। तो यस न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन के टेक्सुअल रिप्रेजेंटेशंस भी हो सकते हैं, विच मींस ग्राफ्स आर आल्सो पॉसिबल। टेबल्स आ सकते हैं, पाई चार्ट्स, बार डायग्राम्स, लाइन डायग्राम्स, इस तरीके के ग्राफ्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड यस शॉर्ट सेट्स होंगे। शॉर्ट सेट्स का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 क्वेश्चंस होने चाहिए। अभी पिछले 4-5 साल से जो पैटर्न चल रहा है उसमें हमें 6 क्वेश्चंस के 2 सेट देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, यू विल बी रिक्वायर्ड टू ड्राइव information from the passages or questions and apply mathematical operations on such information। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मतलब बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, थोड़े से कैलकुलेशंस, थोड़ा सा अरिथमेटिक का यूज, थोड़ा सा अलजेब्रा का यूज, दैट काइंड ऑफ ऑपरेशंस we will have to use, right? So they are not expecting like a higher level maths from you, right? बहुत लोअर लेवल का मैथ्स होगा, ऑलमोस्ट 7th या 8th स्टैंडर्ड तक का मैथ्स बोल सकते हो अगर आप क्लास के हिसाब से समझो तो, राइट? बस उतना ही मैथ्स अगर हमें अच्छे से आता है तो वी विल डेफिनेटली बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द क्लैट एग्जाम। उसके बाद अगर हम देखें
So the questions will require you to derive, infer and manipulate numerical information set out in such passages. Obviously ये तो आपको हर सेक्शन में ही करना है. Whatever information is given to you, you have to draw conclusions, you have to draw inferences, you have to find out the like the possible ways of like interpreting it. तो वो सब आपको करना ही है. उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि अप्लाई वेरियस 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन सच इंफॉर्मेशन. तो देखो उन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंशन भी कर दिया है कि आपसे मैथ्स जो है वो 10th लेवल तक का एक्सपेक्ट किया जाएगा या उतनी अंडरस्टैंडिंग आपसे एक्सपेक्ट की जाएगी. इट इज अनदर थिंग कि आता उतना भी नहीं है, हार्डली 8th 9th के स्टैंडर्ड तक का ही आता है, बट यस 10th के स्टैंडर्ड तक हमें प्रिपेयर तो अपने आप को करना पड़ेगा. राइट, ऑन सच इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग फ्रॉम एरिया सच एज रेशियो प्रोपोर्शन, बेसिक एल्जेब्रा, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन. राइट, अब ऑब्वियसली रेशियो प्रोपोर्शन भी एक बहुत वाइड एरिया है, उसमें परसेंटेज भी आ जाता है, एवरेज भी आ जाता है, क्योंकि इफ यू नो कि हमारी जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें क्लास 6th में जब हमारे पास सबसे पहले एक चैप्टर आता है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हम रेशियो प्रोपोर्शन से ही स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे फिर कंपेयरिंग क्वांटिटीज के नाम से ही वो चैप्टर रहता है, उसी में परसेंटेज, उसी में टाइम स्पीड डिस्टेंस, उसी में टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, एसआईसीआई, सब कुछ उसी चैप्टर में आता है. विच मीन्स कि रेशियो प्रोपोर्शन से सब कुछ डिराइव होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है. तो ऑब्वियसली बहुत वाइड टॉपिक वो हो जाता है. उसके बाद बेसिक अलजेब्रा इज अगेन अ वेरी वाइड टॉपिक, मेंसुरेशन भी बहुत वाइड टॉपिक है, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन भी बहुत वाइड टॉपिक है. मतलब उन्होंने इन 4 वर्ड्स में बहुत सारे मैथ्स को कवर कर लिया है. ठीक है, तो अपन ये समझते हैं, राइट, साथ साथ में देखते जाते हैं कि कितना मैथ्स कवर किया है और हमें उसे कैसे प्लान करना है, हमें उसे कैसे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग पूरा एक एक स्टेप जाके पूरे मैथ्स को कवर करके अच्छे मार्क्स इंश्योर करना है. क्यूटी में आउट ऑफ 12 आई विल ऑलवेज लाइक सजेस्ट कि पूरे 12 मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करो. जब आप पूरे 12 मार्क्स स्कोर करने के लिए थोड़ा सा अपना एस्पिरेशन लेवल बढ़ाओगे, तब कहीं जाके हो सकता है कि आपके 9 आउट ऑफ 12, 10 आउट ऑफ 12, 11 आउट ऑफ 12 आ जाएंगे और समटाइम्स 12 आउट ऑफ 12 भी आ जाएंगे. राइट, बट अगर आपने अपना टारगेट छोटा कर लिया ना, तो फिर तो फाइनल आउटकम और भी छोटा हो सकता है. ठीक, सो डेफिनेटली हमें अभी एज ऑफ नाउ तो 12 आउट ऑफ 12 भी सोचना है. उसके बाद फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो जो क्लैट 2026, हाँ, तो अब अगर हम क्यूटी का स्टडी प्लान समझने की कोशिश करते हैं तो हम फर्स्ट 3 मंथ्स, मतलब फर्स्ट 90 डेज, आप इसको फर्स्ट 100 डेज भी मान सकते हो, बिकॉज 10 डेज का कहीं ना कहीं पर तो आपको लॉस होगा ही बिकॉज ऑफ लाइक एनीथिंग, है ना. यू नो ऑल द वेरिएबल्स इन योर लाइफ. तो आपको पता है कि मैं यहाँ 90 डेज लिख रहा हूँ, लेकिन आप इसमें प्लस 10 डेज का बफर रख सकते हो और जब नेक्स्ट 90 डेज बोलूंगा तो उसमें भी 10 डेज का बफर रख सकते हो. मतलब ओवरऑल हमारा जो प्लान है वो 200 डेज के अराउंड रहेगा. ठीक है, तो 90 डेज में हमारा प्लान कैसे बनता है, देखो सबसे पहले फर्स्ट टारगेट हमारे पास आएगा. बचपन से हमें बहुत सारी चीजें सीख लेनी चाहिए थी, बट एज अ टीचर आई नो, राइट, कि बच्चे उतना नहीं करते हैं, उतना मैथ्स को सीरियसली नहीं लेते हैं. तो पहला स्टेप तो वही रहेगा कि जो भी आपके चाइल्डहुड में गैप्स रह गए हैं उनको फुलफिल करो. राइट, वी शुड नो द टेबल्स अप टू 30, स्क्वायर्स अप टू 30, क्यूब्स अप टू 20. राइट, हर परसेंटेज की एक फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, हर परसेंटेज का एक फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होता है. जब हम बोलते हैं 50% तो उसका मतलब होता है हाफ, 25% का मतलब होता है 1/4. तो ये जितने भी फ्रैक्शनल के कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब हम यहाँ पर लगाएंगे. उसके बाद फिर थोड़ा सा वैदिक मैथ्स लर्न करो, कैलकुलेशन टेक्निक्स लर्न करो एंड टेक अराउंड 30 डेज टू कंप्लीट दीज थिंग्स. राइट, ये आप अपनी नोटबुक में सबसे पहले जो आपके 10, 15, 20 पेजेस होंगे उसमें ये सारी चीजें आपको कर लेना है. राइट, और इसके लिए मेरे ख्याल से लीगल एज से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है. अगर आप लीगल एज के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता ही है हमारे क्लासरूम प्रिपरेशन में भी. और इनफैक्ट आपको लीगल एज के यूट्यूब चैनल पर भी इससे रेलिवेंट बहुत कंटेंट मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको डेफिनेटली देख सकते हैं. उसके बाद सेकंड टारगेट देखेंगे तो कवर हो गया, कवर बेसिक कॉन्सेप्ट्स का हमारा टारगेट रहेगा. इसमें टॉपिक्स लिखेंगे. ठीक है, सभी लोग नोट डाउन करेंगे इन टॉपिक्स को. ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स हैं, यहाँ से हमारा मैथ्स स्टार्ट होता है, यहाँ से अपनी अरिथमेटिक स्टार्ट होती है. राइट, तो सबसे पहले एवरेजेस कवर कर लेंगे, देन रेशियो प्रोपोर्शन, देन परसेंटेजेस, then we will do partnership concepts, then profit loss discount, and then mixture and allegation. So that will be the plan for next 30 days.
उसके बाद नेक्स्ट 30 डेज में आगे बढ़ेंगे तो फिर थोड़े से डिमांडिंग टॉपिक्स लेके चलेंगे। ये बहुत बेसिक लेवल के टॉपिक्स होते हैं। इन केस अगर आपको इन टॉपिक्स में भी उतनी अच्छी कमांड नहीं आ रही है ना, तो इसमें थोड़ा टाइम और ले सकते हो। व्हाट यू कैन डू इज कि यहाँ थोड़ा टाइम बचेगा। आई एम वेरी श्योर कि मैंने यहाँ आपको 30 डेज दिए हैं, बट ये काम मेरे ख्याल से 15-20 डेज में हो जाता है। तो यहाँ पे जो भी 10-15 डेज बचेंगे उसको इसमें मिलाकर ये 40-45 डेज तक का टारगेट भी रख सकते हो। बट ये दोनों चीजें मिलाकर 60 डेज मतलब अराउंड 2 मंथ्स में जरूर फिनिश होनी चाहिए। इसको फिनिश कर लो। उसके बाद नेक्स्ट 30 डेज का प्लान ये रहेगा: SICI, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन्स एंड बोट्स एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चंस, उसके बाद मेंसुरेशन के क्वेश्चंस। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड, राइट। और यहाँ पर हमें करना कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमको सिर्फ डेली 1 आवर का प्लान बनाना है, ठीक है। ये भी आप नोट कर लेना, अगर आप लोग नोट कर रहे हो सारी चीजें। तो डेली 1 आवर का प्लान बनाना है, बिकॉज यू हैव द अदर एरियाज ऑल्सो, यू हैव द अदर थिंग्स ऑल्सो टू डू। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि पूरे दिन बैठ के हम क्यूटी ही करेंगे या पूरे दिन बैठ के हम मैथ्स ही लगाएंगे। 1 आवर बहुत ज्यादा टाइम आपके पास है, तो मैक्सिमम 2 आवर्स तक ले जा सकते हो, बट डेली 1 आवर मिनिमम इसके लिए रख के चलो। 1 आवर में अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो अराउंड 10 क्वेश्चंस का टारगेट रख सकते हो। और अगर जिस भी दिन थ्योरी नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो 1 आवर में 20 to 25 या 30 क्वेश्चंस तक का टारगेट रख के चल सकते हो। डिपेंड करता है कैसा मटेरियल है, कितना डिफिकल्टी लेवल है। अगर इजी इजी क्वेश्चंस हैं तो 1 आवर में 30, 40, 45 क्वेश्चंस तक भी सॉल्व कर सकते हो। थोड़े डिफिकल्ट हैं तो 20 to 30 क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे तो सफिशियंट हो जाएगा। बिकॉज एज ऑफ नाउ हमारा जो टारगेट है वो स्पीड नहीं। आपको अभी ये नहीं सोचना है शुरू के 90 डेज में कि हम बहुत ज्यादा स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यू टेक योर टाइम, आराम से जाओ, मूव स्लोली, बट यू जस्ट इंश्योर कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में पहुंच जाएं, सही जगह पर बैठ जाए, ठीक है। उसके बाद फिर मोर डिमांडिंग टॉपिक्स, ये भी सेम प्लान रहेगा। 1 आवर अ डे, अराउंड 20 to 30 क्वेश्चन एवरी डे, विथ थ्योरी 10 क्वेश्चंस भी सफिशिएंट हो जाएंगे। उसके बाद फिर अगर हम देखते हैं तो हमारा नेक्स्ट 90 डेज, मतलब जैसा मैंने बोला था कि आपको तो 100 डेज मान के चलना है, बिकॉज 10 डेज तो कहीं ना कहीं बफर में निकल ही जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो आपका नेक्स्ट 30 डेज का प्लान रहेगा उसमें कुछ एडिशनल टॉपिक्स, इन टॉपिक्स के ऊपर शायद क्वेश्चंस ना आए, बट मान लो कि अगर 2% चांसेस भी हैं और आ गए, बिकॉज हमने प्रीवियस कई सारे ईयर्स में क्लैट के पेपर्स को स्टडी किया है, तो कभी ना कभी तो आए हुए हैं। कई पुराने पेपर्स में जब वन लाइनर्स आया करते थे, जब सेट्स नहीं हुआ करते थे, तब तो ये आते ही थे। तो इनका कभी भी मेरे ख्याल से कम बैक हो सकता है एग्जाम में। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो। तो वी कैन से फॉर श्योर कि ये टॉपिक्स भी हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है: परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, वेन डायग्राम, कॉम्बिनेशन ऑफ टॉपिक्स और कॉम्प्लेक्स डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस, ठीक है। ऑब्वियसली अभी आज की डेट में क्लैट के एग्जाम में सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट्स आते हैं, पैसेज बेस्ड सेट्स आते हैं, या 2020 में एक डायग्राम बेस्ड सेट भी आया था। बट ऑब्वियसली हम सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए वन लाइनर ही सॉल्व करेंगे, है ना। तो वन लाइनर क्वेश्चंस को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करो। ये मत सोचो कि अगर वो एग्जाम में आते नहीं है तो हमें करना नहीं है। वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व करने से ही आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, राइट। सिंगल सिंगल क्वेश्चन सॉल्व करो पहले, उसके बाद जब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए तब फिर आप डेटा इंटरप्रिटेशन सेट की तरफ जाओ, पैसेज बेस्ड सेट, डायग्राम बेस्ड सेट, और फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। दैट हैज टू बी द करेक्ट स्ट्रैटेजी, ठीक है। उसके बाद आपका फिफ्थ टारगेट आता है। फिफ्थ टारगेट आ जाता है कि अब आपको यहां से स्पीड इंप्रूव करने के बारे में सोचना है। मतलब मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली 120 डेज, पूरा पूरा 4 महीने का टाइम दिया है अपने फाउंडेशन को, अपने मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड करने के लिए। और उसके बाद फिर 5th मंथ ऑनवर्ड्स आपको देखना है कि आपकी स्पीड जो है वो कैसे अच्छे से इंप्रूव हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप इंप्रूव करना चाहते हो स्पीड, तो फिर उसके बाद ये सारी चीजें जब फिनिश हो जाएंगी तो टेक टेस्ट एवरीडे। उसके बाद आपको एक टॉपिक टेस्ट या एक सेक्शनल टेस्ट डेली के डेली जरूर अटेम्प्ट करना है, जिसमें कम से कम नहीं तो 12 क्वेश्चंस तो होने ही चाहिए। 12 से ज्यादा भी होंगे तो चलेगा, ठीक है। तो आपको एवरी डे एक एक टेस्ट जरूर सॉल्व करना है। उस टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करना है, डिस्कस करना है, राइट। इन केस अगर उसमें कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो वो कैसे होगा, तो टेस्ट देने के बाद सोचना है।
टेस्ट का मतलब ही यही है कि आप एक टाइम लिमिट में सॉल्व करोगे। टाइम लिमिट में सॉल्व करने के बाद देखना है कि हम स्पीड को और कितना बढ़ा सकते हैं, हम कैसे इसको प्रॉपर वे में और अच्छे तरीके से कोई और बेटर मेथड्स लगा के किसी और एडवांस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्या। तो एनालाइज करो, अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर्स के साथ डिस्कस जरूर करते रहो। उसके बाद अपनी मिस्टेक्स से सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वी ऑल नो दैट मिस्टेक्स आर दी बेस्ट टीचर्स, उनसे अच्छा तो कोई टीचर ही नहीं होता। तो जहां पर भी जो भी मिस्टेक होती है, लर्न फ्रॉम इट कि नेक्स्ट टाइम से वो मिस्टेक रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद मेंटर्स की हेल्प लो। ठीक है, जहां पर भी आपको ऐसा लगे कि मैं स्टक हो गया हूं, अब मेरी स्पीड, एक्यूरेसी, मार्क्स, क्वेश्चंस नहीं बढ़ रहे हैं, सो देन टेक हेल्प ऑफ मेंटर्स। दे विल गिव यू द आइडियाज कि कैसे आप अपनी एबिलिटीज को, एफिशिएंसीज को, स्किल सेट को बढ़ा सकते हो। एंड देन कीप रिवाइजिंग। ठीक है, जो भी चीजें आप पढ़ते हो शुरुआत से, डे वन से लेके और यहाँ तक, उन सबके नोट जरूर बनाना और फिर उन्हीं नोट्स में से रिवाइज भी करते रहना। तो यहाँ पर फिर से अगेन ये चीज भी नोट कर सकते हो कि हमें नोट्स जरूर बनाने हैं अपनी खुद की हैंड राइटिंग में। वी हैव टू क्रिएट आवर ओन नोट्स, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे फिर रिवाइज करने में वो नोट्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। जितना एग्जाम में आता है उससे आप 1.5 गुना 2 गुना डिफिकल्टी लेवल डेफिनेटली टच कर सकते हो। राइट, इसके दो फायदे होते हैं। एक तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन इजी लगते हैं, और इन केस अगर कभी एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं तो एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स यू फील मोर कंफर्टेबल, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। सो दैट इज वाई जब हम ऑलमोस्ट 150 डेज के आसपास पहुंच जाते हैं तब फिर हमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व करना चाहिए। नॉट इन द बिगिनिंग, ऐसा नहीं पहले दिन से ही सॉल्व कर दो, फिर तो शायद आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, क्वेश्चंस बनेंगे नहीं। तो जैसा मैंने ऑर्डर बताया है उसी ऑर्डर में आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद देखेंगे तो सिक्स्थ टारगेट होता है कि स्कोर वेल इन मॉक्स। राइट, तो जो आपके मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक क्लैट्स होते हैं, उसमें हमें अच्छा स्कोर करना है। तो सबसे पहली बात तो कि अच्छे स्कोर का की एलिमेंट है एक्यूरेसी। अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए लेकिन उसमें से ज्यादातर के रॉन्ग आंसर्स आ गए तो आपका अच्छा स्कोर कभी नहीं बनेगा। सो इन ऑर्डर टू हैव अ वेरी गुड स्कोर इन मॉक क्लैट्स यू हैव टू एंश्योर एक्यूरेसी। इनिशियली पूरे 12 क्वेश्चंस का टारगेट नहीं लेके चलना चाहिए। सॉल्व ओनली 6 7 8 क्वेश्चंस इन द गिवन टाइम लिमिट, लेकिन ऑलवेज ट्राई कि आपके आंसर्स एकदम करेक्ट आने चाहिए। ठीक है, तो स्पीड को कम रखो, एक्यूरेसी को ज्यादा रखो। धीरे 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 जब आप लगातार मॉक टेस्ट देते रहोगे तो 100% फिर आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। बट हमेशा एक्यूरेसी बना के रखना है। ठीक है, बिना एक्यूरेसी के स्पीड का कोई फायदा होने वाला नहीं। उसके बाद अगर हम देखें तो अगेन जो मैंने यहाँ पर पॉइंट बताया था, सेम टू सेम वही पॉइंट कि यहाँ पे भी एनालिसिस और डिस्कशन लगातार चलते रहना चाहिए, ग्रुप्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, मेंटर्स के साथ। दैट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उससे आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाती हैं जो आपका एक सिंगल माइंड कभी भी जनरेट नहीं कर सकता। उसके बाद अगर आप देखोगे तो वर्क ऑन वीकनेसेस, यस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप एनालिसिस करोगे, डिस्कशन करोगे, आपको अपनी वीकनेसेस पता चलेंगी, आप उनके ऊपर वर्क करके उनको हमेशा के लिए रिमूव कर सकते हो। एंड होन स्ट्रेंथ्स फर्दर, तो अपनी जो भी स्ट्रेंथ्स है उनको थोड़ा और पॉलिश करो, उनके ऊपर थोड़ा सा और वर्क करो, जिससे कि आपकी स्पीड जो है वो लगातार बढ़ती रहे। स्पीड की कोई अपर लिमिट नहीं होती। ठीक है, देयर आर पीपल हु कैन सॉल्व द एंटायर सेट इन 1 मिनट ओनली, तो डेफिनेटली कोई अपर लिमिट नहीं है। कई लोग देख के भी पूरा सेट सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन पेपर के। ठीक है, तो स्पीड बढ़ाना हमारा खुद का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितनी मैक्सिमम कर लोगे एक्चुअल एग्जाम में उतना ज्यादा फायदा रहेगा। और फिर एग्जाम की प्रिपरेशन के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स, एक मोटिवेटेड रहना और उसके बाद फोकस्ड रहना। ठीक है, मोटिवेटेड रहने का मतलब यह है कि फायर हमेशा अंदर जलती रहनी चाहिए, आग लगी रहनी चाहिए। राइट, क्वेश्चंस में कितने मार्क्स आ रहे हैं, टेस्ट में, मॉकलेट्स में, उन सबको छोड़ो। राइट, आप तो बस ये सोचो मुझे करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। एक पहाड़ है जिस पे चढ़ना है, कितना ऊपर पहुंचेंगे ये मत सोचो। जितना भी ऊपर पहुंच जाएंगे बहुत सारे लोगों को नीचे छोड़ देंगे। ठीक है, तो डेफिनेटली जितना आगे निकलोगे बहुत सारे लोगों से बेटर रैंक ही आने वाली है। सो डोंट थिंक कि बहुत ऊपर जाना है, अभी तो और मार्क्स स्कोर करना है। जितने कर रहे हो बस उससे एक एक मार्क्स ज्यादा करते जाओगे तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया आपका परफॉर्मेंस होता जाएगा। तो स्टे मोटिवेटेड, स्टे फोकस्ड, फोकस्ड रहो। यस, इस पूरे ड्यूरेशन में, प्रिपरेशन में, राइट, अपने आसपास जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं उनको अपने आप से अलग रखो। जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज
आई विल टेल यू कि कंपटीशन इज वेरी टफ, राइट? मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो कि दिन रात मेहनत करके आपको पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एंड यू हैव टू कॉम्पीट विद देम। सो डेफिनेटली एक अच्छा मोटिवेशन, एक अच्छा फोकस यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, तो चलो इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर खत्म करेंगे। हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपनी हेल्थ और फिटनेस का अच्छे से ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय।